हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मानव और पर्यावरण के जो संबंधों के बारे में। अलग अलग जो विद्वानों ने विचारधाराएं या विद्वानों ने मानव और पर्यावरण के संबंध में जो अपने अलग अलग दृष्टिकोण लिए हैं और उनके आधार पर विभिन्न विचारधाराएं विकसित हुई है, तो हम उनका अध्ययन करेंगे। तो अलग विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए कि मानव और पर्यावरण के मध्य सह संबंधों के बारे में। इसमें एक तरफ तो कहा जाता है कि मनुष्य को इस वातावरण में अन्य जीव जंतुओं की भांति उसके निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो इसमें जो वातावरण है उसको श्रेष्ठ माना और मानव को जीव जंतु या पेड़ पौधों की तरह उसके निर्देशों की पालना करनी चाहिए। तो दूसरी ओर यह दृष्टिकोण है कि मनुष्य एक विकसित प्राणी है। वो अपने कौशल और अपनी बुद्धि से पर्यावरण के विभिन्न घटकों को अपने अनुकूल बना सकता है और संसाधनों का अधिक दोहन कर सकता है। तो इस तरह से मानव पर्यावरण के जो सह संबंध है उनके विभिन्न दृष्टिकोण से उनका अध्ययन किया जाता है और जिनका बोध विभिन्न विचारधाराओं के रूप में परिलक्षित होता है। तो आज हम पढ़ेंगे निश्चयवाद या हम कह सकते हैं नियतिवाद या डिटरमिनिज्म जो विचारधाराएं हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। इसमें जो ये विचारधारा है इसमें माना गया है कि मनुष्य को अन्य जीव जंतुओं की भांति प्राकृतिक वातावरण के निर्देशों की अनुपालना करना चाहिए, अर्थात मनुष्य तथा उसके क्रियाकलापों पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव दृष्टिगत होता है और प्रकृति ने मनुष्य को बनाया, यही इस उपागम का प्रमुख आधार है। इसमें ये जो बात है ये इम्पोर्टेंट है कि जो प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है। इसके देखो अब अलग अलग जो विद्वान है उन्होंने अलग अलग इसके बारे में कहा है और इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि इसमें पर्यावरण को श्रेष्ठ माना गया है और मानव को एक निष्क्रिय अभिकर्ता माना गया है। यानी कि पर्यावरण के आगे मनुष्य कुछ नहीं है, पर्यावरण ही सर्वश्रेष्ठ है। पर्यावरण ही मानव के रहन सहन, खान पान, उसके आर्थिक क्रियाकलापों, उसके विचारों, सभी को जो पर्यावरण है वो प्रभावित करता है। अब देखो इसमें पीटर हेगेट ने अपनी एक परिभाषा दी, उसमें कहा गया है कि मुख्य रूप से पृथ्वी तल पर मानव के व्यवहार प्रारूप के निर्धारण में प्राकृतिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। प्राचीन काल से ग्रीक विद्वानों द्वारा भी प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव को स्वीकार किया गया और उन्होंने जो ग्रीक विद्वान थे प्राचीन काल में उन्होंने भी कहा कि जो प्राकृतिक तत्व हैं वो जो मानव है उस पर प्रभाव डालते हैं या जो मानवीय क्रियाकलाप उन पर अपना प्रभाव डालते हैं। अरस्तु ने तो अपनी जो पुस्तक थी राजनीति उसमें कहा कि जो यूरोपीय देश हैं वो ठंडे देश हैं और वहाँ के निवासी बहादुर हैं, लेकिन विचार एवं तकनीकी कौशल में उनमें कमी पाई जाती है। इसके विपरीत जो एशिया के लोग हैं वो विचारवान और कुशल है, लेकिन वो उत्साही नहीं है, यानी कि वो आलसी है, वो बहादुर नहीं है। तो इस तरह से निश्चयवाद जो विचारधारा है वो पर्यावरण को श्रेष्ठ मानती है। अब देखो सबसे पहले जो इसका पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद का जन्म है या विकास है वो जर्मनी में हुआ और इसके जो प्रतिपादक थे वो जर्मन भूगोलवेता या मानव भूगोल के जो जन्मदाता है फ्रेडरिक रेटचेल वो है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक वातावरण के तत्वों जैसे कि धरातल की बनावट, जलवायु, वनस्पति आदि में तथा मानव के मध्य जटिल संबंध पाए जाते हैं। देखो अब हमें पता है कि मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। तो उन्होंने कहा कि प्राकृतिक तत्वों और मानव के मध्य जटिल संबंध पाए जाते हैं और इनमें जो पर्यावरणीय तत्व है वो अधिक प्रभावशाली है, जो मानवीय क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। इन्होंने एक बात और भी कही कि हमारी बुद्धि, संस्कृति एवं सभ्यता की उपलब्धियों की तुलना एक चिड़िया की जो स्वच्छंद उड़ान से नहीं की जा सकती। इसकी तुलना एक पौधे के तने से की जाती है। अब देखो इसका कहने का अर्थ क्या है कि एक चिड़िया है वो आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ जाती है, तो हम अपनी बुद्धि की, संस्कृति की या सभ्यता की तुलना उससे नहीं कर सकते, बल्कि हम अपनी तुलना किससे करेंगे, एक पेड़ के तने से,
क्योंकि वो पेड़ का तना सदैव पृथ्वी से जुड़ा रहता है। तो यही बात है कि मानो अपना सर चाहिए आकाश में कितना भी ऊपर उठा ले, लेकिन पैर हमेशा कहाँ रहेंगे, उसके जमीन पे या धरती पर टिके रहेंगे, तथा उसकी धूल प्रकृति में विलीन हो जाएगी। यानी कि इसमें सब कुछ क्या मानना है, पर्यावरण को ही सर्वश्रेष्ठ मानना है। इसी तरह हिपोक्रेटस ने भी अपनी एक ग्रंथ था एयर वाटर एंड पैलेस, उसमें उन्होंने पर्यावरणीय प्रभाव को स्पष्ट किया और उन्होंने बताया कि यूरोपीय लोगों द्वारा एशिया पर किए गए आक्रमण का प्रमुख कारण यूरोप की कठोर व परिवर्तनशील जलवायु है। यानी कि यूरोप में हम देखते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध में है, तो वहाँ पर ठंडी अधिक पड़ती है, तो मौसम में वहाँ पर उनको धूप वगैरह कम मिलती है। तो उन्होंने कहा कि जो एशिया के देशों को उन्होंने अपने उपनिवेश बनाए, तो इसका कारण यही है कि वहाँ की जो जलवायु वो कठोर और परिवर्तनशील है। इसके कारण यूरोप के लोग कठिन परिश्रमी होते हैं, जबकि एशिया के लोग आराम पसंद करते हैं। देखो, इसका इस तरह से भी हम मान सकते हैं कि जब सर्दियाँ होती है तो हम एक्टिव होते हैं, लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं तो हम भी देखो आलसी हो जाते हैं, आराम करना पसंद करते हैं। तो हमारे यहाँ की जो जलवायु है एशिया की, वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है और यहाँ पर तापमान की अधिकता रहती है। तो ये भी एक कारण है कि एशियाई लोग आराम पसंद। तो देखो, इसमें कहीं न कहीं जलवायु या जो पर्यावरणीय प्रभाव है वो लोगों को जो उनके विचार है या उनकी शक्तियाँ उन पे भी पड़ता है। इसी तरह देखो, एक जो जर्मनी भूगोलवेत्ता थे कार्ल रिटर और हम्बोल्ट, इन्होंने भी पर्यावरणीय जो तत्व है उनको अधिक जो सर्वोपरि माना। हम्बोल्ट का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, कौन सा, कॉस्मोस, ने पर्यावरणीय शक्ति को सर्वोपरि मानते हुए लिखा है कि भूमध्य सागरीय सभ्यता के विकास में वहाँ की जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखो, भूमध्य सागरीय जलवायु है वहाँ की, मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि भूमध्य सागरीय जलवायु में गर्मियों में बारिश नहीं होती है, वहाँ पर सर्दियों में बारिश होती है। तो वहाँ एक अलग तरह की जो जलवायु मिलती है। इसके वहाँ की जो एक सभ्यता विकसित हुई, तो वो वहाँ की जलवायु के कारण ही हुई। इसी तरह चार्ल्स डार्विन, जर्मनी के थे चार्ल्स डार्विन, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जीवों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, में उन्होंने कहा कि जीवों के विकास एवं पर्यावरण का घनिष्ठ सहसंबंध बताया। अब देखो, इसमें उन्होंने कहा था कि वो ही जीव प्रकृति में सरवाइव कर पाते हैं जो कि अपने आप को पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। तो ये अगर आपने पहले की क्लासों में जैसे छठी सातवीं में इसका ये सिद्धांत आता है, जीवों की उत्पत्ति बुक्स के बारे में भी बताते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि वही जीव अपने आप को इस संसार में सरवाइव कर पाता है जो कि पर्यावरण के अनुसार अपने को ढाल लेता है या और अपने जो प्रतिस्पर्धा में आगे रहता है। तो यही बात है। इसी प्रकार हेकल ने मानव पर्यावरण सहसंबंधों की दिशा में पर्यावरणीय तत्वों को, ये कुछ विचारक है जैसे डिमोलिंस ने भी अपने जो ग्रंथ है सामाजिक भूगोल, उसमें पर्यावरणीय शक्तियों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार फेडरिक ली प्ले के एक सिद्धांत है, उनका जो सिद्धांत है ये काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा, पैलेस, वर्क एंड फॉक, स्थान, कार्य और लोग। उन्होंने समझाया, इस सिद्धांत के माध्यम से समझाया कि किसी स्थान का वातावरण उस प्रदेश में किए जाने वाले कार्य के प्रकार को निश्चित करता है और कार्य के द्वारा सामाजिक संगठन निश्चित किया जाता है। अब देखो, हम अपने ओशा का ही लें तो ये क्या है, पश्चिमी राजस्थान में है और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर गर्मी अधिक होती है, बारिश कम होती है, मरुस्थलीय दशाएं हैं। तो यहाँ मरुस्थलीय दशाएं होने के कारण अलग प्रकार के, यानी कि यहाँ के ज़्यादातर लोग पशुपालन में अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनका कार्य निश्चित हुआ और पशुपालन कार्य के आधार पर या कार्य के द्वारा उनका सामाजिक संगठन निश्चित किया जाता है। यानी कि उनका एक अलग सामाजिक संगठन बना उनके कार्य के आधार पर। और वो कार्य किससे निर्धारित होते हैं, वो कार्य निर्धारित होते हैं उसके जो पर्यावरण है या उसका वहाँ का जो वातावरण है उस स्थान का, उसके द्वारा उसके कार्य निर्धारित होते हैं। इसी प्रकार विलियम मॉरिस डेविस, एलन चर्चिल सैम्पल
तथा हंटिंगटन, ये तीनों अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने भी किसकी ओर पर्यावरणीय निश्चयवाद की जो संकल्पना है उसको ही अधिक सशक्त किया। अब देखो जो सैंपल थी उसने 1911 में जो फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी एलन चर्चिल सैंपल, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। ये देखो पुस्तक भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती है। भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट। और उन्होंने तो पर्यावरणवादी या नियतिवाद की बहुत कट्टर समर्थक थी। उन्होंने तो कहा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, यानी कि मानव पृथ्वी तल की उपज है। और इसका अभिप्राय ये नहीं है कि वो केवल उसका बच्चा है, बल्कि वह है उसकी धूल का कण है। वर्ण यह भी है वर्ण यह भी है कि पृथ्वी माता ने उसका पालन पोषण किया, उसके लिए कर्तव्य निश्चित किए, उसके विचारों को निश्चित दिशा की ओर मोड़ा है, उसके समक्ष ऐसी कठिनाइयां उपस्थित की है जिससे उनके शरीर को बल मिलता है और बुद्धि को तीव्रता। पृथ्वी ने उसको नौ संचालन और सिंचाई की समस्याएं दी है, साथ ही उसके कान में उन समस्याओं को हल भी बता दिया है। वह उसकी हड्डियों और मांस में तथा उसके मस्तिष्क और आत्मा में प्रविष्ट हो गई है। यानी कि ये कट्टर नियतिवादी का ही समर्थन करती थी। इसने तो यहाँ तक भी कहा है कि पृथ्वी जो मनुष्य है वो पृथ्वी की धूल है या धूल का कण है, या मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। तो ये क्वेश्चंस भी काफी बार आता है कि किसने कहा था कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इसने देखो इन्होंने बताया कि पर्यावरण के प्रभाव को 4 भागों में विभाजित किया। शारीरिक प्रभाव तो पड़ते हैं, फिर उन्होंने कहा कि मानसिक प्रभाव भी मानव के ऊपर पड़ते हैं, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी पड़ते हैं, और मानवीय गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ते हैं। अब देखो इन्होंने स्पष्ट किया इस विचारधाराओं के, प्रकृति ने पर्वतों पे रहने वाले लोगों को मजबूत पैर दिए, क्योंकि उनको ढालों पे या पर्वतीय भागों पे चढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए उन्होंने मजबूत पैर दिए। लेकिन जो समुद्र तटीय भाग है उन पे रहने वाले लोगों को उन्होंने पैर कमजोर दिए, लेकिन हाथ और जो उनकी सीना है वो मजबूत दी, भुजाएं और सीने को मजबूत बनाए, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को नावों की पतवार चलाने के लिए मजबूत हाथ और सीने की जरूरत होती है। इसी तरह उन्होंने बताया कि जो नदी घाटी के निवासी है उनको प्रकृति ने उपजाऊ मृदा से बांधा, वह उसकी विचारों और आकांक्षाओं को शांत और नीरस तथा कठिन कार्यों में जकड़ देती है। तो इसी तरह पवन प्रताड़ित पठारों पर रहने वाले मनुष्य अपने मवेशियों को एक चारागाह से दूसरे चारागाह में तथा एक नकली स्थान से दूसरे नकली स्थान में ले जाते हैं। अब देखो मरु उद्यान या नकली स्थान या ओएसिस ये होते हैं जब मरुस्थल में किसी जगह पर पानी मिलता है और उसके चारों तरफ थोड़ी बहुत पेड़ पौधे होते हैं, तो उसको नकली स्थान कहते हैं। तो ये था रेडजेल के अनुसार। उन्होंने अपनी पुस्तक में देखो इस तरह से रेडजेल ने क्या कहा कि प्राकृतिक वातावरण का नियंत्रण केवल मनुष्य के भोजन, वस्त्र, मकान, आर्थिक उद्योग पर ही नहीं है, बल्कि उसके विचार, भावनाओं, धार्मिक विश्वासों पर भी उन्होंने बताया है। इसी तरह किरचॉफ ने भी सैंपल की तरह वातावरण प्रभावों का समर्थन किया है। एल्बर्ट हंटिंगटन थे, ये भी अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे, और 1915 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक निकाली थी। इनकी पुस्तक भी काफ़ी इनकी कह सकते हैं ये बुक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभ्यता एवं जलवायु, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। और कब प्रकाशित की गई? 1915 में। 1917 में इनकी एक और बुक आई थी, मानव एवं आवास, संस्कृति के मुख्य स्रोत। लेकिन जो सभ्यता एवं जलवायु है इनकी प्रमुख पुस्तक है। इन्होंने बताया कि प्राकृतिक जो शक्तियां हैं मानवीय रहन सहन, कार्यों तथा सांस्कृतिक तत्वों जैसे कला, साहित्य, धर्म, शिक्षा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। लेकिन देखो प्रकृति ये जो नियतिवादी विचारधारा है इसकी आलोचना भी हुई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक जो 20 वर्षों तक इसका प्रभाव रहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो और विद्वान हुए उन्होंने इसकी आलोचना भी शुरू की। उन्होंने कहा कि मनुष्य को केवल पर्यावरण ही प्रभावित नहीं करता है, किंतु मनुष्य भी पर्यावरण में परिवर्तन करता है।
मानव पर्यावरण का दास न होकर उसके अपनी बौद्धिक क्षमता से प्रयोग करता है और विभिन्न विभिन्न प्रकार की जलवायु में विभिन्न सभ्यताएं विकसित हुई जिनके विकास में मनुष्य की अहम भूमिका रही है। अतः वर्तमान प्रौद्योगिकी मानव के समक्ष वातावरण नियंत्रक न होकर प्रभावशील ही सिद्ध हो रहा है। तो ये देखो आलोचना हुई और इसमें कुछ उदाहरण भी दिए उन्होंने कहा कि समान भौगोलिक दशाओं वाले पर्यावरण में मानव की विभिन्न विभिन्न भूमिका से विभिन्न लक्षणों वाली संस्कृति विकसित होती है। यानी कि एक समान भौगोलिक दशाएं लेकिन अलग अलग मानव ने अपनी अलग अलग भूमिकाएं उन समान भौगोलिक दशाओं वाले उस क्षेत्र में की, तो उससे विभिन्न विभिन्न संस्कृति विकसित हुई। इसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि जैसे कि टुंड्रा प्रदेश की समान भौगोलिक दशाओं में, यानी कि वहां पर वर्ष पर्यंत तापमान 0 डिग्री रहता है, धरातल पे चारों तरफ हिमाच्छादित रहती है। तो इस तरह से उसमें देखो उत्तरी कनाडा साइबेरिया स्थित है, टुंड्रा प्रदेश, समान भौगोलिक दशाएं हैं वहां पर, लेकिन वहां के निवासी जैसे कि एस्किमो है, लैप्स है, चुकची है, समोयद है, तो इन्होंने विभिन्न विभिन्न क्रियाकलाप वहां पर किए और एक जैसे पर्यावरण में रहते हुए भी इनके रहन सहन के तरीके, यह कह सकते हैं इनके आर्थिक क्रियाकलाप जो भी है ये सब अलग है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मानव प्रकृति को एज इट इज निर्देश नहीं मानता है, बल्कि वो भी उसमें परिवर्तन करता है। मानवीय क्रियाकलापों के दृढ़ आधार को दृष्टिगत करने पर नियतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रकृति पर शक्तिशाली विचार हास्यप्रद से लगते हैं। अब देखो मानव ने जो बहुत उच्च अक्षांश है, उत्तरी सीमा पर उच्च अक्षांशों पर गेहूं उगाया है, इसी तरह उन्होंने उर्वरकों का उपयोग करके प्रति एकड़ उपज में वृद्धि कर ली। इसी तरह जैसे हम पश्चिमी राजस्थान में देखें बिल्कुल सूखा है, लेकिन मनुष्य ने अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर वहां पर इंदिरा गांधी नहर निकालकर उस अनुपजाऊ भाग को भी किसमें विकसित कर दिया, कृषि प्रदेश में विकसित कर दिया। तो ये जो बातें हैं, अब ये जो कट्टर नियतिवादी थे वो भी मानवीय प्रभुता को अस्वीकार नहीं कर सकते। अब देखो डिमोलिंस ने स्वीकार किया है कि मानवीय क्षमताएं किसी स्थान को परिवर्तित करने में अपनी प्रमुख भूमिका रखती है, जिससे उन परिवर्तित स्थान का मूल प्रभाव स्वयं मानव पर समाप्त हो जाता है। मानव एक ऐसी मशीन नहीं है जिसकी स्वयं की कोई अभिलाषा है। उसके जन्म स्थान की परिस्थितियां यदाकदा उसे नियंत्रित एवं उदासीनता लिए हुए इसके सदस्य पाती है। अब देखो ये ही है कि मानव अपनी असीम क्षमता तथा स्वेच्छा से अपनी विचारधारा के अनुसार उसका उपयोग करता है पर्यावरण का, जिसमें वह अपने में निहित महत्वाकांक्षाओं की भी सहायता लेता है। तो देखो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण ऐसा भी नहीं है कि पर्यावरण ही सब कुछ हो, और ऐसा भी नहीं है कि मानव पूरी तरह पर्यावरण को भी प्रभावित करे, लेकिन जो नियतिवादी विचारधारा थी उसमें पर्यावरण को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया था।